गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने जो है राजपूतों की जो राज्य व्यवस्था थी, ठीक है, और 700 से 1200 ईस्वी के बीच जो शिक्षा, ठीक है, साहित्य, ये सब विषयों पर हमने डिस्कशन किए थे। आज हम एक न्यू टॉपिक्स जो है तुर्की आक्रमण के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। आज का जो टॉपिक्स है वह है तुर्की आक्रमण। ये विदेशी आक्रमणकारी थे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 10वीं शताब्दी के अंत तक, 10वीं शताब्दी के अंत तक जो है मध्य एशिया में तुर्कों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। तुर्क सेना नायकों ने अनेक प्रदेशों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अफगानिस्तान में गजनी नामक प्रदेश पर भी एक ऐसे ही तुर्क सेनानायक ने कब्जा कर लिया। कहता है कि अफगानिस्तान में गजनी एक शहर है, ठीक है, उस पर भी तुर्क ने के सेनानायक ने कब्जा कर लिया। तुर्क शासकों में महमूद गजनी का नाम उल्लेखनीय है। जो तुर्क जो शासक थे उसमें महमूद गजनी का नाम आता है। उसने भारत के मंदिरों में जमा विशाल धन संपदा के बारे में सुना था। गजनी जो है, महमूद जो गजनी है, उसने सुना था कि भारत के मंदिरों में बहुत सारे सोना होते हैं। वह 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। ठीक है, जो गजनी जो शहर था वहाँ का क्या बना, शासक बना। जिसके बाद उसने भारत पर कई बार हमले किए। लगभग बताया जाता है कि 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच उसने भारत पर 17 बार चढ़ाई की। कहा गया है कि महमूद गजनी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और उत्तर भारत में मथुरा और कन्नौज में स्थित हिंदू मंदिरों को जी भर कर लूटा। कहा गया है कि मथुरा के मंदिर और कन्नौज के जो भी मंदिर थे, ठीक है, उस मंदिर में सोना चांदी जो कुछ भी था वो उन्होंने जो है पूरा लूटा। उसने 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। इस लूट से उसे बहुत अधिक धन, हीरे, जवाहरात व आभूषण मिले, जिन्हें वह अपने साथ गजनी ले गया। ठीक है, यानी उसने कितना बार, 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, और यहाँ से जितने भी धन संपदा थी मंदिरों का वह लेकर कहाँ चला गया, गजनी, ठीक है, जो अफगानिस्तान में था। उसने सोमनाथ मंदिर के मुख्य द्वार को भी नहीं छोड़ा और उसे भी अपने साथ ले गया। देखो, सोमनाथ के मंदिर जो गुजरात में है, उस समय मंदिर भी सोने के था। जो दीवार जो होते हैं मंदिर के, जो दीवार के जो, सॉरी दीवार नहीं कहेंगे, उसको गेट कहेंगे, ठीक है, तो उसे भी मुख्य द्वार जो होता है, मुख्य द्वार मेन गेट जो होता है, उसे भी वो ले गया था। तो अब यहाँ जानेंगे कि महमूद गजनी ने जो आक्रमण किया, ठीक है, तो उसके आक्रमण से, ठीक है, हमारे देश भारत पर या और भी देशों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। चलते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पर है, अब देख पा रहे हैं प्रभाव। ओके, तो महमूद गजनी के हमलों से भारत और गजनी शहर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। कहा गया है कि महमूद गजनी के जो हमला हुआ उससे महमूद गजनी से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और गजनी शहर पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि गजनी का शासक था, ठीक है, और भारत पर उसने आक्रमण किया 17 बार। तो पहला पॉइंट है मुल्तान पर कब्जा। 1206 ईस्वी में महमूद गजनी ने
मुल्तान पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। मुल्तान को महमूद गजनी ने अपने राज्य में मिला लिया। देखो ये मुल्तान जो आती है वह अफगानिस्तान का ही भाग है, ठीक है, राज्य था। तो उस समय जो है गजनी ने जो है, महमूद गजनी ने गजनी शहर से जो है मुल्तान पर चढ़ाई की और मुल्तान को जीत कर वो अपने राज्य में मिला लिया। दूसरा पॉइंट है लूट मार। महमूद गजनी द्वारा किए गए हमलों के दौरान हजारों लोग मारे गए। उसने नगरकोट, कागड़ा, थानेश्वर, मथुरा और कन्नौज पर हमले किए और वहां लूट मार की। उसे मूर्ति विध्वंसक के नाम से भी जाना जाता था। वह जहां कभी गया उसे भारी मार काट बचाई। देखो बताया जाता है कि लूट मार करने में बहुत आगे था महमूद गजनी। तो महमूद गजनी ने जो है जब भारत पर आक्रमण जब भी करता था तो जैसे कि यहाँ बताया गया है नगरकोट, कागड़ा, थानेश्वर, मथुरा और कन्नौज पर जब हमला किया तो उस समय जो है वह लोगों को भी बहुत हानि पहुंचाई, उसको मारपीट भी की और वो मूर्ति विध्वंसक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मूर्ति को भी चुराता था वो, ठीक है। नंबर 3, गजनी शहर की सौंदर्य वृद्धि। यानी गजनी जो शहर थी उसकी सौंदर्य में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। तो महमूद गजनी भारत से जो धन लूट कर ले गया उसका उपयोग उसने गजनी में महलों, मस्जिदों, विद्यालयों और पुस्तकालयों के निर्माण में किया। कहा गया भारत से जो भी धन वो लूट कर ले जा रहा था वह अपने शहर जो अफगानिस्तान में उसका शहर जो गजनी शहर था उसके निर्माण में, ठीक है, वह महलों के निर्माण में, मस्जिदों के निर्माण में, विद्यालय निर्माण में, पुस्तकालय के निर्माण इत्यादि में वह उसको खर्च किया करता था। उसके द्वारा दरबार में अनेक विद्वान थे। कहता है कि गजनी जो था महमूद गजनी उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। उसके काल में फिरदौसी ने महान फारसी महाकाव्य शाहनामा की रचना की। याद रखिएगा शाहनामा की पूछा जा सकता है कि शाहनामा की रचना किसने की, ठीक है। शाहनामा की रचना किसने की, तो किसने किया था, फिरदौसी ने। ये फिरदौसी क्या था, तो एक दरबारी था, किसके शासनकाल में था, महमूद गजनी के शासनकाल में। ओके, उसने महमूद की जीवनी और उसके काल का वर्णन किया गया है। इस काल में एक प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी भारत आया जिसने किताब अल हिंद नामक पुस्तक में भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा दिया। कहता है उसी के शासनकाल में, ठीक है, एक प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी इतिहासकार रहा है। उसने भारत आया और उसने जो है किताब अल हिंद नामक पुस्तक में भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा बताया। नेक्स्ट पॉइंट आता है 4, बड़ी संख्या में लोगों का भारत पर आना। यानी बड़ी संख्या में जो है विदेश से, अफगानिस्तान से जो है भारत आ रहे थे। महमूद के हमलों ने विदेशियों के लिए भारत का मार्ग खोल दिया। वे सैनिकों, व्यापारियों या श्रमिकों के रूप में भारत आए। अनेक मुस्लिम संत भी भारत आए। ईरान में अनेक सूफी संत भारत आए। यानी ईरान से भी, यानी विदेशी लोग जो थे ईरान, पाकिस्तान, ये सब शहरों से जो है, ठीक है, बड़ी संख्या में लोग भारत आना शुरू कर दिए। इसमें सूफी संत भी था। उन लोगों को प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश दिया। महमूद की इच्छा भारत में कोई विशाल साम्राज्य स्थापित करने की नहीं थी। 1023 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कहा गया है यहाँ पर कि महमूद जो था, ठीक है, गजनी, उसका उद्देश्य था भारत पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करना था, यहाँ की धन दौलत को लूटना उसका था। उसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। उसकी मृत्यु के बाद गजनी का साम्राज्य बहुत तेजी से बिखर गया। इसकी मृत्यु के पश्चात लगभग 150 वर्षों तक भारत पर विदेशी आक्रमण भी नहीं हुए। देखो बहुत अच्छी बात थी कि जब गजनी मर गया तो भारत पर 150 वर्षों तक किसी विदेशी आक्रमणकारी
जो थे वो नहीं कर पाए, विदेश पर किसी ने आक्रमण नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नीचे। महमूद गोरी द्वारा भारत पर अब दूसरा आक्रमणकारी आता है, उसका नाम था मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये मोहम्मद गोरी है, ये भारत पर आक्रमण किया था। इसका दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं, मोहम्मद गोरी का चित्र भी यहाँ है। तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान में एक छोटे से राज्य गौर का शासक था। कहता है मोहम्मद जो गोरी था वह अफगानिस्तान में ही एक छोटे से गौर का शासक था। गौर राज्य था जिसका वह शासक था। 1173 ईस्वी में उसने गजनी पर कब्जा कर लिया। जब महमूद मर गया, महमूद गजनी ने, तो वहाँ पर उसके शासक वहाँ पर जो आक्रमण करके ये मोहम्मद गोरी ने उसे गजनी जो राज्य था उसे अपने कब्जे में ले लिया और फिर उसका ध्यान भारत की ओर गया। गजनी की तरह ये भी था लुटेरा। ठीक है, भारत पर आक्रमण के पीछे उसका उद्देश्य महमूद गजनी से अलग था, लेकिन इसका उद्देश्य अलग था गजनी से। उसका उद्देश्य भारत में लूटमार करना न होकर भारत पर विजय प्राप्त करना था। देखो, इसका जो उद्देश्य था, मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था, गजनी जो पहला शासक था उसका तो उद्देश्य था लूटमार करना सिर्फ, लेकिन मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था वह क्या था, भारत पर विजय प्राप्त करना था। सबसे पहले उसने मुल्तान पर कब्जा किया। मुल्तान जो अफगानिस्तान का एक भाग है, उसने 1189 यानी 1179 ईस्वी में आक्रमण करके पेशावर पर कब्जा कर लिया। 1191 ईस्वी तक मुल्तान, सिंध और लाहौर को मोहम्मद गोरी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। कहता है 1191 ईस्वी में मुल्तान, सिंध और लाहौर, ठीक है, जो आपका पाकिस्तान का भाग था, अफगानिस्तान का भाग था, मोहम्मद गोरी ने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी उसका साम्राज्य का विस्तार क्या हो गया, बड़ा हो गया। पंजाब से आगे बढ़ने पर उसका सामना दिल्ली और अजमेर के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ। कहता है पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए अब कहाँ पहुंच गया, भारत में पहुंच गया। भारत में उस समय राजपूतों का शासक था, तो दिल्ली और अजमेर के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ। 1191 ईस्वी में हुए तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से हार गया। यानी कहा गया तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी जो था पृथ्वीराज से क्या हो गया, हार गया। किंतु अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसने फिर से अपनी सेना संगठित की। यानी इस हार गया तो उसने उसका अपमान लेने के लिए फिर से अपना सेना को और मजबूत, सेनों की संख्या बढ़ाने लगा। और अगले ही वर्ष यानी 1192 ईस्वी में वह एक बार फिर तराइन के मैदान में आ डटा। पृथ्वीराज ने एक बार फिर उत्तर भारत के राजाओं को संगठित किया। पृथ्वीराज ने भी क्या किया कि भारत के जो राजा थे उत्तर, ठीक है, भारत के राजा थे, उनको एक जगह संगठित किया और इनकी भी शक्ति बढ़ी। किंतु कनौज के शासक जयचंद ने उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। लेकिन कनौज के जो शासक थे जयचंद, उन्होंने जो है उनके साथ सहयोग करने से मना कर दिया। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और मोहम्मद गोरी के हाथों मारा गया। यानी कहा गया कि मोहम्मद गोरी ने जो है तराइन के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त की और पृथ्वीराज जो था चौहान, उसको उसने अपने हाथों से उसने उसको मार डाला। इस उल्लेखनीय सफलता के बाद मोहम्मद गोरी अपने विजय अभियानों को आगे बढ़ाने के कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी लौट गया। कहता है कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो है उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राज का सौंप कर वह जो अपने देश लौट गया। 1194 ईस्वी में गौरी ने चंदावर के युद्ध में कनौज के राजा जयचंद्र को भी हराया। इसके बाद मोहम्मद गोरी एक बार फिर गजनी लौट गया।
कुतुबुद्दीन ने अगले 3-4 वर्षों के दौरान विजय अभियान को जारी रखते हुए कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे कि मथुरा, ग्वालियर, बुंदेलखंड और मालवा को भी अपने कब्जे में कर लिया। यानी इस तरह से देखा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था भारत में जैसे कि मथुरा, ग्वालियर, बुंदेलखंड और मालवा को भी अपने कब्जे में मिला लिया। मोहम्मद गोरी के एक अन्य सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार बहुत थोड़े समय में उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर तुर्की आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। यानी भारत पर जो है, उत्तर भारत पर जो है तुर्की आक्रमणकारियों की पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा हो गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। कहता है कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी जो तुर्की आक्रमणकारी था उसकी हत्या कर दी गई। उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका सारा साम्राज्य अव्यवस्थित होकर उसके सेनापति के हाथों में चला गया। गजनी में उसका उत्तराधिकारी अलाउद्दीन बना, जिसे शीघ्र ही एक अन्य सेनापति ने गद्दी से हटा दिया। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक उसका उत्तराधिकारी बना। उसने एक नए राजवंश की नींव रखी जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है राजपूतों की हार के कारण। अब राजपूत हारे ही क्यों थे? ठीक है, ये तुर्की आक्रमणकारी जो थे इनसे जो है राजपूत क्यों हार गए थे, इसके बारे में बताया गया है। तो पहला पॉइंट है राजपूत शासकों में एकता का भाव उनका हार का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, जो भी राजपूत राजा थे, शासक थे, उनमें अपने में ही एकता नहीं थी। ठीक है, इसलिए उनको हारना पड़ा। दूसरा, तुर्की की सेना राजपूत सेना की तुलना में अधिक व्यवस्थित और साधन संपन्न थी। तुर्की सेना में अत्यधिक तेज से दौड़ने वाले घोड़े थे, जबकि राजपूतों की सेना हाथियों पर ज़्यादा निर्भर थी। तुर्की के पास युद्ध को जीतने के लिए बेहतर योजना और रणनीति होती थी। राजपूत राजा आपस में ही लगातार लड़ते रहते थे और उन्होंने अपनी सेना को बेहतर हथियारों से सुसज्जित करने या सैनिक नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में कुछ नहीं किया। यानी कहा गया है कि राजपूत का हारने का मुख्य कारण जो था वह पहला पार्ट तो बता दिया गया कि एकता का अभाव। दूसरा था कि तुर्की आक्रमणकारी जो थे उनके पास सेना खूब थी, सेना भी जो थी वह सुसज्जित थी, उनके पास अत्यधिक तेज दौड़ने वाले घोड़े भी थे। ठीक है, लेकिन हमारे भारत के जो राजपूत थे उनके पास हाथियाँ थी जो तेज से नहीं दौड़ सकती थी। इसके साथ साथ राजपूत राजा आपस में लड़ते रहते थे और अपनी सेना के बेहतर हथियारों से सुसज्जित करने में वह असफल रहते थे। नंबर 3, राजाओं के पास कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। कहा गया नंबर 3 में कि राजाओं के पास कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। जरूरत पड़ने पर उन्हें सेना के लिए अपने सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। सामंत सेना भेजेगी तो युद्ध होगा, नहीं तो युद्ध नहीं होगा। नंबर 4, तुर्की आक्रमण से देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं हुई। देखा जाए तो आम जनता ने अपने शासकों के साथ नहीं दिया। कहता है तुर्की चौथा में 4 पॉइंट जो है, तुर्की आक्रमण से देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं हुई। देखा जाए तो आम जनता ने अपने शासकों के साथ नहीं दिया, यानी जनता लोग भी शासकों का साथ नहीं दिया था। नंबर 5, तुर्की धार्मिक उन्माद से प्रेरित थे। उन्हें विश्वास था कि उनकी विजय भारत में इस्लाम के प्रसार में सहायक सिद्ध होगी। यानी तुर्क जो लोग थे वो धार्मिक उन्माद यानी धर्म में बहुत विश्वास करते थे। तो इस तरह से जो है यह चैप्टर खत्म हो गई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ हमारे पास पॉइंट का सार ये समरी दिया हुआ, जैसे प्रारंभिक मध्यकाल में छोटे छोटे राजपूत राज्यों के उदय हुआ। ठीक है, सेकंड पॉइंट, पाल प्रतिहार राष्ट्र को तीनों राजवंश के शासक कलौज और अपनी अपनी राजनीति संप्रभुता स्थापित करने के लिए एक दूसरे के साथ लगातार युद्ध करते रहे ताकि वे गंगा घाटी को उपजाऊ और उन्नत प्रदेश के अधिपति बन सके। यह युद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। प्रतिहारों के अतिरिक्त अजमेर और दिल्ली का चौहान वंश भी राजनीतिक सत्ता के संघर्ष पर पहुंचा। नेक्स्ट है राजपूतों में राजतंत्रीय शासन पद्धति प्रचलित थी। नेक्स्ट, तुर्की आक्रमण महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी से 1025 के बीच भारत पर 17वां चढ़ाई की। उसका एक बड़ा युद्ध भारत की संपदा को लूटना था।
नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर आक्रमण। वह 1191 तराइन के युद्ध में हार गया। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और भारत की सत्ता तुर्की सुल्तानों के हाथों में चली गई। तो इस तरह से ये चैप्टर आज खत्म होती है। देखते हैं आगे का कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ अभ्यास है। तो आप अब लोग अपनी कॉपी में जो यहाँ क्वेश्चन है उसका आंसर क्वेश्चन बनाएंगे। पहला, जैसे राष्ट्रकूट प्रतिहार और पाल राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित किस शहर पर राजनीतिक संप्रभुता की स्थापना करने के लिए हुआ? दिल्ली में, गया में, कनौज में, अजमेर में। आप देख लीजिए, जो सही है उस पर सही का टिक लगा के उसको लिखना है। ठीक है, तो ये बहुविकल्पीय है, इस कर लेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित सुमेलित करना है। कृष्ण प्रथम जो है स्तंभ 2 को करना है। जैसे चंद्रवरदाई क्या थे भाई, है ना? तो इस तरह से किसकी रचना की क्या थे, इसको भी आप अपनी कॉपी में आराम से लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर संक्षेप में देना है और नंबर 4 में विस्तार से देना है। तो इस तरह से ये चैप्टर आज खत्म हो जाती है। थैंक यू।